नमस्ते। श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान 2020 दिया जा चुका है। आपको बताते चलें कि यह सम्मान यानी कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान जो प्रदान करता है, यानी उस संस्थान का जो नाम है वह है इफ्को, है ना। ये इफ्को जो है इस स्मृति को यानी इस सम्मान को देता है, प्रतिवर्ष देता है, और इसे इंडियन फर्टिलाइजर जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है वो इस सम्मान को देता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो शख्स कौन है और इसके साथ साथ इनकी रचनाएं कौन सी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। ये लिख रखा है कि यह पुरस्कार इस पुरस्कार की जो शुरुआत होती है 2011 में होती है। यह पुरस्कार मुख्यतः ग्रामीण परिवेश से या हाशिए के लोगों पर लेखन के लिए दिया जाता है। जैसा कि रणेंद्र जो है इस पुरस्कार को पाने वाले झारखंड से ये पहले व्यक्ति हैं, रणेंद्र, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। इस पुरस्कार को 2020 के लिए इन्हीं को चुना गया है। इनकी सारी जो रचनाएं हैं अब तक हमारे सामने प्रस्तुत हुई हैं या आलोचकों पाठकों के सामने प्रस्तुत हुई हैं, और वो एक तरह से अस्मितावादी विमर्श को लेकर के हमारे सामने आती हैं। भूमंडलीकरण जो 1990 के बाद उदारीकरण भूमंडलीकरण शुरू होता है भारत में, और मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ आती हैं। इसके बाद जो आदिवासी समाज है, जो जनजाति है, उन लोगों का शोषण किस तरह से यानी एक्सप्लॉयटेशन जो होता है बुरी तरह से, उसकी गाथा रचने वाले, उनकी समस्याओं को देखने वाले साहित्य के माध्यम से एक बड़ा नाम जो उभर कर आता है 2008 के बाद, वो नाम उन नामों में से एक है रणेंद्र। यानी आदिवासी साहित्य को पढ़ना है, उसको देखना है तो रणेंद्र के बहाने भी देखा जा सकता है। तो इस वर्ष का यानी 2020 का इफ्को सम्मान श्रीलाल जो या कह लें कि श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान रणेंद्र को प्रदान किया गया है 31 जनवरी 2021 को। आइए मुख्य बातें और भी देख लेते हैं जो हमारी परीक्षाओं से संबंधित है या हमारी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। एक बार तसरी निगाह पे जो ये टेक्स्ट है उसको देख लेते हैं कि 11 में यह पहली बार पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये पूछा जा सकता है परीक्षा में। किस विषय से संबंधित दिया जाता है, तो संबंधित विषय इसका कि ऐसा लेखक, कथाकार, कविकार जो ग्रामीण परिवेश को पृष्ठभूमि पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करता है पाठक के सामने, आलोचक के सामने, उसको दिया जाता है सम्मान। इस सम्मान की और क्या विशेषता है? एक स्मृति चिन्ह दी जाती है, एक प्रशस्ति चिन्ह पत्र दिया जाता है, और 11 लाख रुपए दिया जाता है। काफी बड़ा जो है रकम है ये। इसके साथ साथ साहित्य जगत के जो दिग्गज हस्ती हैं, अब तक कितने लोग हैं जो इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं, तो एक बार उस सूची को, लिस्ट को भी हम देख लेते हैं, ताकि कभी परीक्षाओं में पूछ सकता है कि कौन से ऐसे कथाकार हैं जो निम्न में से इफ्को सम्मान या श्रीलाल शुक्ल सम्मान नहीं पाए हैं, बाकी 3 पाए रहे होंगे। तो 8-9 लोगों के नाम है, उसको देखना बेहद जरूरी हो जाता है ऐसे समय में जब श्रीलाल शुक्ल को सम्मान मिला है। तो आइए चलते हैं, वो नाम भी देख लेते हैं। ये नाम आपके सामने है। जो पहला 2011 में यह सम्मान मिला वो विद्याधर नौटियाल को दिया गया, जो कि उत्तराखंड के एक ग्रामीण परिवेश से यानी एक तरह से कह सकते हैं आंचलिक कथाकार के रूप में हमारे सामने, उत्तराखंड के सामने और हमारे सामने या हिंदी जगत के सामने प्रस्तुत होते हैं। इसके साथ साथ शेखर जोशी को 2012 में दिया गया, 2013 में संजीव को दिया गया, 2014 में मिथिलेश्वर को, 2015 में अष्टभुजा शुक्ल को, 2016 में कमलाकांत त्रिपाठी को, 2017 में रामदेव धुरंधर को, 2018 में रामधारी सिंह दिवाकर को, 2019 में चर्चित नामिया महेश कटारे को, और 2020 में मतलब अभी हाल ही में जो दिया गया है, जो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकता है, उन्हें रणेंद्र को दिया गया है श्रीलाल शुक्ल स्मृति चिन्ह या स्मृति सम्मान। ठीक, इसके साथ साथ हमें देखना है कि रणेंद्र की कितनी रचनाएं हैं जो बहुत ही महती है हमारे लिए या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हमारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आइए देख लेते हैं उनकी रचनाएं। हिंदी साहित्य जगत में अपने कदम रखते हैं रणेंद्र, वो ग्लोबल गांव के देवता से, यानी एक उपन्यास है, पतला सा है, 70-80 पेज का, उस उपन्यास से 2008 में ये प्रवेश करते हैं हिंदी जगत में। फिर इसके बाद इनका दूसरा जो उपन्यास आता है गायब होता देश। इसके बाद एक कहानी संग्रह आती है 56 छुरी 72 पेंच कहानी संग्रह है ये। इसके बाद रात बाकी। अभी हाल ही में नंगी रुलाई का कोरस, जो कि एक नॉवेल है, ठीक है, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है फरवरी-मार्च में। तो नंगी रुलाई का कोरस भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये भी कहीं न कहीं आदिवासी समाज के पृष्ठभूमि पर लिखा गया, या जो इसके इन 4-5 जो रचनाएं हैं, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि ग्लोबल गांव का देवता, गायब होता देश, 56 छुरी 72 पेंच, रात बाकी, नंगी रुलाई का कोरस की पृष्ठभूमि क्या है। तो आइए चलते हैं, एक बार तसरी निगाह उस पर भी हम डाल लेते हैं। तो पहला जो इनका उपन्यास या जो हिंदी जगत में इनको जो मान सम्मान मिलता है, इनकी जो पहचान बनती है, वो ग्लोबल गांव के देवता से बनती है। ठीक,
तो ग्लोबल गांव का देवता की पृष्ठभूमि क्या है? वस्तुतः जो है ये आदिवासियों वनवासियों के जीवन का एक व्यथित सारांश यह ग्लोबल गांव का देवता कहता है। ग्लोबल गांव के देवता कहने से अर्थ यह निकल कर आता है कि जो मल्टीनेशनल जब हम भूमंडलीकरण के दौर में प्रस्तुत होते हैं तो दुनिया जो है एक गांव में बदल जाती है, उसी को नाम दिया गया ग्लोबल गांव। और उस ग्लोबल गांव में जो वर्चस्वशाली लोग कौन है? पहले तो कारपोरेट घराना है, ठीक, दूसरा राजनेता है, तीसरा जो है ठेकेदार है, जो धार्मिक ठेकेदार है, इन तीनों लोग जो है ग्लोबल गांव के देवता में अपने वर्चस्व को बनाए हुए हैं और अपने से नीचे के लोगों का जो है शोषण बड़े पैमाने पर करते हैं। किस तरह से करते हैं उसी पर व्यंग करता हुआ यह ग्लोबल गांव का देवता है। खास तौर से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो असुर जनजाति हैं, ठीक है, इन असुर जनजातियों का किस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियां ने 1990 के बाद, यानी मनमोहन सिंह ने जब हमारे प्रधानमंत्री उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, इन्हीं के सलाह पर ग्लोबलाइजेशन हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, उदारीकरण आया, तो एलपीजी का जो मॉडल आया यहाँ पर उससे जो है कंपनियां, विदेशी कंपनियां यहाँ पर आईं और धीरे धीरे जो यहाँ पे जो उनके काम लायक जो या उनके महत्वपूर्ण जो जगह हो सकती थी उन जगहों को उन्होंने चुना और उन जगहों में को आज एक नए टर्मिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है ग्रीन हंट, है ना। तो ग्रीन हंट जो एरिया भारत में रही है और उसका चुनाव करते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां। इसके बाद वहां पे ग्रीन हंट एरिया में, ग्रीन मतलब जंगल, हंट मतलब शिकारी, हरे मतलब उस एरिया में रहने वाले लोगों का ये लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं, उनको मार कर भगाते हैं, उन्हें पौने दाम पे उनकी जमीनों को, जंगल जमीन को खरीदते हैं। इसके साथ साथ उनके अस्तित्व के लिए जो संकट उत्पन्न करने वाली बड़ी कंपनियां हमारे सामने उभर कर आती हैं, उनके सामने भी उभर कर आती हैं। तो ग्लोबल गांव का देवता यही असुर, जो एक असुर जनजाति है, खासतौर से झारखंड, छत्तीसगढ़ में, उसी की एक महती गाथा अपने अंदर पिरोए रहती है और आलोचक, पाठक और समाज को बताती है कि किस तरह से जो इंद्र देवता से लेकर, यानी जो हमारी परंपरागत सभ्यताएं रही हैं, उसमें किस तरह से इनका संघर्ष रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है। इसके साथ साथ 5000 10,000 साल पुराने संघर्षों से लेकर के आज तक के जो संघर्ष है, आधुनिक समय में के रूप में जो संघर्ष है या एक्सप्लॉयटेशन की जो तरीका बदला है, वो तरीके क्या क्या हैं, वो कौन से हैं, किस तरह से, किस स्तर की इनकी जिंदगियां हैं, उसी की गाथा को यह ग्लोबल गांव का देवता हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं कि ग्लोबल गांव के देवता असुर समुदाय, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि असुर समुदाय के अनवरत संघर्ष, अनवरत मतलब जब ये पैदा होते हैं और आज तक की स्थिति का वो जीवन गाथा या एक तरह से छिद्रान्वेषण करता हुआ ये जो हमारा कथाकार है हमारे सामने प्रस्तुत करता है उनके जीवन को। इसके साथ साथ जैसा कि मैं बताया कि मल्टीनेशनल कंपनियां, राजनीतिक रसूखदार लोग और धार्मिक जो ठेकेदार हैं, इन लोगों की जो तिर्यक संधि होती है, एक तरह से लूटने और खसोटने की, इस जनता को दबाने की, इस जनता से धन वसूलने का जिस तरह से ये प्रपंच रचते हैं, उसको भी ये कहीं न कहीं ग्लोबल गांव का देवता दिखाता है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो दूसरा उपन्यास हमारे सामने आता है ग्लोबल गांव के देवता के बाद, दूसरा उपन्यास आता है गायब होता देश। गायब होता देश झारखंड, छत्तीसगढ़ के मुंडा जनजातियों पर लिखा गया उपन्यास है। तरीका ठीक वही है, शोषण का जो तरीका जिस तरह से अपनाया गया असुर जनजातियों पर था, उसी तरह से झारखंड, छत्तीसगढ़ के मुंडा जनजातियों का जो शोषण करती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां, राजनीतिक लोग यानी सांसद, विधायक लोग। इसके साथ साथ जो वहाँ के धार्मिक ठेकेदार हैं वो किस तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं, उसको किस तरह से उनके जड़ जंगल जमीन को छीनते हैं, उनको बेदखल करते हैं। उस बेदखली का प्रमाणीकरण है ये गायब होता देश और ग्लोबल गांव का देवता, ठीक है। और ये भी संघर्ष जो शुरू होता है, बेसिकली जो उनके मूल जो संघर्ष शुरू होते हैं उदारीकरण के बाद, यानी भूमंडलीकरण के बाद, 1990 के बाद। इसके साथ साथ जो इनका तीसरी जो रचना है, एक तरह से आप देख सकते हैं कि उपन्यास है, ये भी हाल ही में प्रकाशित है, नंगी रुलाई का कोरस। इस उपन्यास, तीसरे उपन्यास इनका नाम है। बस अंतर इतना है कि जहाँ पर वो जनजातियों से संबंधित एक जो है असुर जनजाति से संबंधित उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता है, दूसरा जो उपन्यास उनका है मुंडा जनजातियों से संबंधित उपन्यास है, उनके एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण की गाथा को वर्णित किया गया है। तीसरा जो ये नंगी रुलाई का कोरस से 2020 में प्रकाशित हुआ है। तो ये जो नंगी रुलाई का कोरस है, ये राजनीतिक और सांस्कृतिक जो वर्चस्व की गाथा है को अपने में समाहित किए हुए, यानी जो हमारे यहाँ हमारा वसुधैव कुटुंबकम और भाईचारे का जो एक तरह से सिद्धांत रहा है, वो सिद्धांत किस तरह से खंडित होता है, वो सिद्धांत किस तरह से टूट रहा है, उसी की गाथा को नंगी रुलाई का कोरस में गाया गया। यानी हिंदू मुसलमानों का जो कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया में, उस कॉन्फ्लिक्ट को इस नंगी रुलाई का कोरस में दिखाया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि रणेंद्र जो हमारे हिंदी साहित्य और समाज में पदार्पण करते हैं, खासे चर्चा बटोरते हैं अपने 3 उपन्यास से। और तीनों उपन्यास बहुत कलेवर में बहुत मोटे नहीं है, लेकिन अपने कथात्मकता में, अपने कहने के स्टाइल में
काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और जो थीम लेकर आते हैं नए सिरे से देखने की कोशिश करते हैं, अस्मितावादी जो साहित्य है उसको देखते हैं, तो एक तरह से वो बड़े कथाकार के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। इसीलिए इनको सम्मान इस बार का 2020 का दिया गया है। आगे फिर कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।